दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आप देख रहे हैं माइंडेड स्टडी 22। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल माइंडेड स्टडी 22 में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जो हमारी जिला दर्शन की सीरीज चल रही थी, हरियाणा जिला दर्शन की सीरीज चल रही थी, उसमें कल हम बात किए थे यमुनानगर पर और आज हम बात कर रहे हैं फरीदाबाद पर। ठीक है, फरीदाबाद जो जिला है हरियाणा का, इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन लगभग इसके आसपास का जितना भी फरीदाबाद जिले से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं, ज़्यादातर मैंने कोशिश की है कि इसके ज़्यादातर क्वेश्चंस को कवर किया जाए। फिर भी जितने क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बनाए हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जिला दर्शन की जो सीरीज चल रही है ये आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिला दर्शन के माध्यम से आप हरियाणा जो स्टेट है, अपना हरियाणा स्टेट, तो अपने हरियाणा स्टेट के बारे में आप अच्छे से जान सकते हो। ठीक है, तो जो ये जिला दर्शन की सीरीज है, इस पे हम यमुनानगर पे कल बात किए थे, उससे पहले पानीपत पे हम बात कर चुके हैं, फतेहाबाद पे बात कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे फरीदाबाद पर। ठीक है, फरीदाबाद की जब हम बात कर रहे हैं तो फरीदाबाद से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स आने वाले हैं सबको क्लियर करते हुए चलेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की क्लास को मैं यहीं से शुरुआत कर देता हूँ। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, और साथ ही साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है कि ये जो सीरीज आपके लिए लाए हैं हम, कितनी हेल्पफुल आपके लिए है। ठीक है, क्या आपको कितना फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इन सब के बारे में आप डिस्कस कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए आज की शुरुआत करते हैं फरीदाबाद की। जब हम बात करते हैं तो फरीदाबाद की स्थापना की हम बात करें, देखिए फरीदाबाद की स्थापना 15 अगस्त 1979 को हुई थी। ठीक है, अब देखिए फरीदाबाद की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1979 को हुई थी। ठीक है, और कौन से जिले के रूप में हुई थी, 12वां जिले के रूप में हुई थी। हरियाणा का 12वां जिले के रूप में फरीदाबाद की स्थापना 15 अगस्त 1979 को हुई थी। अब 1979 की जब हम बात कर रहे हैं तो देखिए आज तारीख कितनी है, आज 29 जून है। ठीक है, तो 29 जून 1979 की जब हम बात करते हैं, ठीक है, 29 जून 1979 की जब हम बात करते हैं तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल, ठीक है, कौन, चौधरी भजन लाल, ये मैं आपको बता देता हूँ, चौधरी भजन लाल। देखिए ऐसे रिलेट करते हुए पढ़ा जाता है, जब भी चीजें याद रह पाती हैं। ठीक है, चौधरी भजन लाल जो है, चौधरी भजन लाल 29 जून 1979 को ही 29 जून 1979 को ही क्या है, हरियाणा का मतलब पहली बार मुख्यमंत्री बना था। मतलब हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री मैं नहीं बोल रहा हूँ, मतलब पहली बार जो देखिए क्या है कि जो चौधरी भजन लाल है वो हरियाणा का 3 बार मुख्यमंत्री बना था। तो जब वो हरियाणा का 3 बार मुख्यमंत्री बना था तो जब सबसे पहली बार जब वो भजन लाल मुख्यमंत्री बना वो 29 जून 1979 को बना था। ठीक है, कब बना था, 29 जून 1979 को बना था। ठीक है, तो चौधरी भजन लाल, तो ये 1979 से आप यहाँ से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, 1979 को क्या हुआ था कि 1979 को जो चौधरी भजन लाल जी थे वो पहली बार मतलब 3 बार, वो टोटल 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और जो सबसे पहली बार बने थे वो कब बने थे, 29 जून 1979 को बने थे। और 15 अगस्त 1979 को क्या हुआ था, जो फरीदाबाद जिला है 15 अगस्त 1979 को ये 12वें जिले के रूप में, हरियाणा का 12वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया। ठीक है, मतलब स्थापना हुई थी। तो अब स्थापना के बारे में पता चल गया है कि जिला कब बना, 12वां जिला बना 15 अगस्त 1979 को बना। ठीक है, उसके अलावा हम क्षेत्रफल की बात करें तो जो फरीदाबाद जो जिला है, फरीदाबाद जो जिला हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। ठीक है, कौन सा है, सबसे छोटा जिला है। जब हम फरीदाबाद की बात करते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा हरियाणा का, वो फरीदाबाद हो जाएगा। कितना क्षेत्रफल है, 741 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना, 741 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ फरीदाबाद हरियाणा का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें, देखिए अब सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला फरीदाबाद है 741 वर्ग किलोमीटर के साथ में। अगर हम बात करें हरियाणा के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन सा हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा सिरसा। कौन सा हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा सिरसा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, वो आपका सिरसा हो जाएगा। कितना क्षेत्रफल कितना है, 4277 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 4277 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये याद रखिएगा। जो सिरसा जो है, सिरसा क्या है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। अगर हम फरीदाबाद की बात करेंगे तो फरीदाबाद क्या हो जाएगा, फरीदाबाद क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला है। छोटा जिला कितना के साथ में है,
741 वर्ग किलोमीटर के साथ में है। ठीक है, जनसंख्या की हम बात करें, जनसंख्या की दृष्टि से जो फरीदाबाद है वो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा सबसे बड़ा जिला है। कितनी जनसंख्या है? 18,09,733 जनसंख्या है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। साक्षरता दर की हम बात करेंगे, साक्षरता दर कितनी है? 81.70% है। कितनी है? 81.70% हो जाएगी फरीदाबाद की साक्षरता दर। लिंग अनुपात की बात हम करेंगे तो लिंग अनुपात कितना हो जाएगा? लिंग अनुपात 873 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर है। अगर हम लिंग अनुपात की दृष्टि से बात करें तो हरियाणा का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा? सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला हो जाएगा मेवात यानी नूंह। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला जो है, जिसमें मतलब कम साक्षर लोग है, साक्षरता की दृष्टि से मतलब कम साक्षरता वाला जो जिला है वो कौन सा हो जाएगा? वो भी आपका मेवात हो जाएगा। ठीक है, मेवात की जो दो खास बात याद रखिएगा, यहाँ से सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले जिले की जब बात करें तो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला भी मेवात हो जाएगा, क्योंकि 907 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। और सबसे कम साक्षरता दर वाले जिले की जब बात करेंगे, साक्षरता दर वाले की बात करेंगे, सबसे कम साक्षरता दर वाले की, तो भी मेवात है। ठीक है, अगर हम बात करें साक्षरता दर फरीदाबाद की तो 81.70% है। लिंग अनुपात की बात करेंगे 873 है। ठीक है, जनसंख्या की बात करेंगे 18,09,733 हो जाएगी। ठीक है, तहसील की बात करेंगे फरीदाबाद बल्लभगढ़, ये क्या है? तहसील है फरीदाबाद की। उसके अलावा हम बात करें आपसे जो उप तहसील है, उप तहसील दो हैं, मोहाना और तिगांव। ठीक है, ये फरीदाबाद के अंदर दो तहसील है, मोहाना और तिगांव। और तहसील कौन सी है? बल्लभगढ़ हो जाएगा, फरीदाबाद हो जाएगा। ठीक है, अगर हम उपमंडल की बात करें तो उपमंडल भी फरीदाबाद और बल्लभगढ़ है। उसके अलावा हम बात करें आपके जो मतलब खंड होते हैं, तो खंड भी कौन कौन से हैं? फरीदाबाद और बल्लभगढ़ है। ठीक है, ये तीनों सेम है। जनसंख्या घनत्व की हम बात करेंगे तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से जो फरीदाबाद जो है वो हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है? कितना घनत्व है? 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना है? 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर फरीदाबाद के अंदर रहता है। और इसी के साथ में क्या है? जो फरीदाबाद जो है वो हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। ठीक है, ये सारी चीजें आपके याद होनी चाहिए और याद हो भी होंगी। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं हम आगे जब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखिए ये सारी चीजें मैं आपको बता दिया हूँ। अब यहाँ पे देखिए, अब याद कराने के लिए मैं अब फिर से बता रहा हूँ आपको, ताकि आपके अच्छे से याद हो जाए। देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिला कौन सा है? हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपका फरीदाबाद हो जाएगा। कितनी जनसंख्या? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, अभी बताया मैंने, फटाफट छापिए। जनसंख्या हो जाएगी 18,09,733। कितनी है? 18,09,733 जनसंख्या के साथ में फरीदाबाद जो जिला है वो हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका हो जाएगा फरीदाबाद। कौन सा हो जाएगा? फरीदाबाद। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका कौन सा हो जाएगा? फरीदाबाद हो जाएगा। कितना जनसंख्या घनत्व है? अभी बताया था, फटाफट कमेंट बॉक्स में छापिए, फटाफट छापिए। 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ में क्या है? जो फरीदाबाद जो जिला है वो हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। उसके अलावा हम सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले की बात करेंगे तो नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा? देखिए ध्यान से सुनिए, नगरीय जनसंख्या वाला जिला, तो नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा आपका फरीदाबाद। कौन सा हो जाएगा? फरीदाबाद। ये सारे चीज, ये सभी नोट कर लीजिएगा। सर्वाधिक उद्योगों वाला जिला भी फरीदाबाद है। ये सारी चीजें तो आपको पता ही है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? फरीदाबाद है। तो बताइए क्षेत्रफल कितना है? अभी मैंने हाल ही में अभी आपको बताया है। क्षेत्रफल की जब हम बात करेंगे तो कितना है फरीदाबाद का क्षेत्रफल? 741 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो फरीदाबाद है वो हरियाणा का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है। जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि सर्वाधिक वाला जिला है। ठीक है, हरियाणा में बात करेंगे तो। और जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या की बात करेंगे तो नगरीय जनसंख्या वाला भी जो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है वो भी आपका फरीदाबाद है। हरियाणा का न्यूनतम सड़कों की लंबाई वाला जिला, अब देखिए न्यूनतम सड़कों की लंबाई वाला जिले की अगर हम बात करें कि देखिए न्यूनतम मतलब कम, सबसे कम लंबी सड़कों वाला जिला कौन सा है? सबसे कम लंबी सड़कों वाला जिला कौन सा हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फरीदाबाद, क्योंकि फरीदाबाद जो है इसके अंदर सबसे कम लंबी सड़कें हैं। कि जो सबसे बड़ी, जो सबसे लंबी सड़क है उसकी लंबाई कितनी है? फटाफट बता दीजिए। उसकी लंबाई है
522 किलोमीटर। कितनी है? केवल 522 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये क्या है? ये 522 किलोमीटर है। इसी के साथ में जो ये आपका हो जाएगा फरीदाबाद, वो क्या है? न्यूनतम सड़कों की लंबाई वाला जो जिला है वो भी फरीदाबाद है। उसके अलावा हम बात करें हरियाणा में सबसे कम नगरों वाला जिला कौन सा है? सबसे कम नगरों वाला जिला भी आपका फरीदाबाद है। ठीक है, उसके अलावा बात करें मलिन बस्ती जनसंख्या भी सर्वाधिक कौन से जिले में है? ये भी आपका फरीदाबाद में है। ठीक है, कहाँ पे है? मलिन बस्ती जनसंख्या भी कहाँ पे है? सर्वाधिक मलिन बस्ती जनसंख्या कहाँ पे रहती है? ये भी फरीदाबाद के अंदर रहती है। ठीक है, ये सारी चीजें आपके याद हो गई होंगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं फटाफट। देखिए आगे चलते हैं। अब आप फटाफट कमेंट्स बॉक्स में छापिए कि हरियाणा का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला वो कौन सा है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला तो मान लीजिए फरीदाबाद हो गया। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है हरियाणा का? फटाफट कमेंट्स बॉक्स में छापिए। आगे चलते हैं, मैंने बताया भी था अभी आपको। अब चलते हैं हम फरीदाबाद शहर। देखिए फरीदाबाद शहर की जब हम स्थापना की बात करते हैं तो 1607 ईस्वी को याद रखेगा। ठीक है, कि मतलब कब बसाया था। जब हम जिले की बात करेंगे, फरीदाबाद जिले की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त। कब हुई थी? 15 अगस्त 1979 को हुई थी। ठीक है, 1979 को हुई थी। अगर हम बसाने की बात करें, फरीदाबाद शहर को कब बसाया गया था? फरीदाबाद शहर को 1607 ईस्वी में किसके द्वारा बसाया गया था? शेख फरीद के द्वारा बसाया गया था। शेख फरीद कौन था? देखिए अब यहाँ पे थोड़ा हमको मुगल काल में जाना पड़ेगा। देखिए जो शेख फरीद था, ये जहांगीर जो था, मुगल शासक कौन था? मुगल शासक जहांगीर। ठीक है, जिसको आप सलीम के नाम से भी जानते हैं। तो मुगल शासक जहांगीर का जो कोषाध्यक्ष था, ठीक है, कोषाध्यक्ष था वो कौन था? वो शेख फरीद था। और कोषाध्यक्ष तो कौन था? जहांगीर का कोषाध्यक्ष हो जाएगा आपका शेख फरीद। इसको शेख फरीद को बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है। तो शेख फरीद ने 1607 ईस्वी में क्या किया? फरीदाबाद शहर को बसाया। ठीक है, क्या किया? फरीदाबाद शहर को बसाया था शेख फरीद ने। ठीक है, और उसके अलावा जो खास बात है वो मैं आपको बताता हूँ। जब 1607 ईस्वी में शेख फरीद ने बसाया था। अब देखिए थोड़ा मुगल काल के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि जब ऐसा रिलेट करते हुए पढ़ते हैं ना, तब चीजें जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से याद हो जाती हैं। मेरा मेनली मकसद ये है, देखिए टाइम ज़्यादा लग जाए लेकिन आसपास के सारे फैक्ट्स को कवर करते हुए चलिए और जानते हुए चलिए, इस तरीके से चीज़ें ज़्यादा याद हो पाती हैं। तो चलिए यहाँ पे पहले मैं आपको मुगल काल के बारे में थोड़ा मतलब बता देता हूँ। देखिए मुगल काल की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो है वो बाबर का नाम आता है। किसका? बाबर का नाम आता है। बाबर कब आया था? बाबर 1526 में आया था। ठीक है, ठीक है, तो 1526 में क्या हुआ? 1526 में पहली बात तो पानीपत की पहली लड़ाई हुई। ठीक है, ये 26 है। 1526 में क्या हुआ? पानीपत की पहली लड़ाई हुई। ठीक है, अब बाबर 1526 में आया। ठीक है, तो बाबर ने क्या किया? 1526 में आने के बाद जब हम बाबर की बात करते हैं तो बाबर की पहली बात तो आप कमेंट बॉक्स में ये छापिए, क्योंकि बहुत ही कम स्टूडेंट्स इसको जानते हैं, मुझे पता है। ज़्यादातर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो बाबर जो था, मुगल जो बादशाह बाबर था, बाबर का असली नाम क्या था? मतलब जन्म से जो जन्म में उसका जन्मी नाम जो था वो क्या था? असली नाम क्या था? ठीक है, तो बाबर का असली नाम की हम बात करेंगे, जन्मी नाम की। जब जन्म मतलब बाबर का हुआ था तो उस समय में जो बाबर का नाम था वो कौन सा नाम था? क्या नाम था? ठीक है, बताइए कमेंट बॉक्स में छापिए। देखिए मैं ही आपको बता देता हूँ, हालांकि बहुत कम लोग जानते होंगे। तो जहीरुद्दीन मोहम्मद था। क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद। जहीरुद्दीन मोहम्मद था। ठीक है, जहीरुद्दीन मोहम्मद था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाबर का जो असल में जो नाम था, मतलब ये जो बाबर था ना, जब मुगल काल मतलब मुगल काल की जब हम बात करते हैं, जब राजा बन जाता है उस समय के बाद बाबर मतलब बोलते हैं। तो बाबर जब जन्म बाबर का हुआ था तो जन्म में जैसे मतलब बचपन में जो नाम था बाबर का वो क्या था? वो जहीरुद्दीन मोहम्मद था। क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद था। और बाबर मतलब देखिए बाबर का जन्म कब हुआ था? बाबर का जन्म 14 फरवरी कब हुआ था? 14 फरवरी को हुआ था। 14 फरवरी 1483 को हुआ था। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखिएगा। उसके अलावा बाबर के बाद फिर हुमायूं आता है। ठीक है, बाबर की मृत्यु हो जाती है 26 दिसंबर 1930 में। 26 दिसंबर 1930 में बाबर की 1530 में। ठीक है, 1530 में जब बाबर की मृत्यु हो गई तो फिर बाबर के बाद कौन आ जाता है? बाबर के बाद हुमायूं आ जाता है। और हुमायूं कब से कब तक रहता है? हुमायूं देखिए, हुमायूं 1540 तक रहता है। कि 1540 में हुमायूं की क्या हो जाती है? 1540 तक हुमायूं मतलब कार्यभार संभालता है, एक शासक के तौर पर रहता है, बादशाह के तौर पर रहता है। और 1556 में हुमायूं को क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था और 1556 में क्या हो गया? 1556 में ही हुमायूं की मृत्यु हो गई।
और कार्यभार कब छोड़ दिया बाबर ने, वो हुमायूं ने 1540 में भी छोड़ दिया था मतलब कार्यभार। उसके बाद फिर से ये हुमायूं राजगद्दी पे बैठ जाते हैं 1556 में जब मृत्यु हो जाती है। उसके बाद फिर आ जाते हैं आपके अकबर। और जो अब हुमायूं का मतलब हुमायूं का वास्तविक नाम बताइए, बचपन का नाम क्या था हुमायूं का? बचपन का नाम की जब हुमायूं के बचपन के नाम की बात करेंगे तो हुमायूं का बचपन का नाम हो जाएगा नसीरुद्दीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नसीरुद्दीन। ठीक है, क्या हो जाएगा? नसीरुद्दीन मोहम्मद। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत कम लोग ही जान पाते हैं। ठीक है, नसीरुद्दीन मोहम्मद आपका हो जाएगा हुमायूं का असली नाम, और बाबर का असली नाम हो जाएगा जहीरुद्दीन मोहम्मद। और ठीक है, और अकबर की हम बात करेंगे तो अकबर का असली नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद। अकबर का असली नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद। क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद। ये सारी मतलब सारे आपको याद होने चाहिए। जलालुद्दीन मोहम्मद। अब अकबर था तो अकबर जब राजगद्दी पर बैठा, अकबर राजगद्दी पर कब बैठा? 1556 में बैठा। ठीक है, और अकबर जब 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठ जाता है तो जन्म की अगर हम बात करेंगे तो अकबर का जो जन्म हुआ था 1542 में ही हो गया था। ठीक है, कब हो गया था? 1542 में हो गया था। तो 1542 में जब जन्म हुआ उसके बाद फिर 1556 में अकबर क्या बैठ जाता है? गद्दी पे बैठ जाता है। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ होता है। ठीक है, पानीपत का 1556 में दूसरा युद्ध होता है। उसके बाद फिर जो अकबर की जो मृत्यु है वो 1605 में हो जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर हम चलेंगे थोड़ा जहांगीर पे, जो कि मतलब जहांगीर का यहाँ पे हम एंड कर देंगे मुगल काल का, मतलब अपने आप को उसके बाकी का इस पर स्पेशल वीडियो बनाएंगे। अब जहांगीर का जो कोषाध्यक्ष था वो शेख फरीद था। कौन था? शेख फरीद था। तो अकबर के बाद कौन आया? यानी 1605 में जब अकबर की मृत्यु हो गई तो अकबर की मृत्यु के बाद 1605 में कौन आ जाएगा? आपका जहांगीर आ जाएगा। ठीक है, जहांगीर के जब हम बचपन के नाम की बात करेंगे तो नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था। बचपन का नाम क्या था? नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम। ठीक है, नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम बचपन का नाम हो जाएगा। ठीक है, नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम। ठीक है, तो नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम बचपन का नाम हो जाएगा जहांगीर का। और जहांगीर का कोषाध्यक्ष कौन था? शेख फरीद था। शेख फरीद को बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बाबा फरीद के। और बाबा फरीद ने ही क्या किया था? 1607 ईस्वी में फरीदाबाद को बसाया था। ठीक है, और जब 1607 ईस्वी में फरीदाबाद को बसाया था, ठीक है, तो मतलब अब थोड़ा और पीछे जाइए, 14वीं शताब्दी पे जाइए, तो जहां पे फरीदाबाद को बसाया था, ठीक है, 1607 ईस्वी में, मतलब फरीदाबाद को बसाने से पहले यहाँ पे पहले एक गांव था। उस गांव में मतलब एक परिचित साहित्यकार रहता था। उस साहित्यकार का नाम क्या था? उन साहित्यकार का नाम था ईसरदास। क्या था? ईसरदास। कई बार मतलब ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो ईसरदास जो था, इसकी 3 पुस्तकें थी। कौन सी 3 पुस्तकें थी? एक थी अंगद पेजा, एक आपकी क्या है? एक तो अंगद पेजा थी, एक भरत विलाप हो जाएगी। ठीक है, भरत विलाप हो जाएगी, और एक आपकी सत्यावती कथा हो जाएगी। ठीक है, ये 3 पुस्तकें जो थी ये कौन सी शताब्दी के साहित्यकार की थी? पहली बात तो 14वीं शताब्दी के साहित्यकार की थी, 14वीं सदी के साहित्यकार की थी। और साहित्यकार कौन था? साहित्यकार था ईसरदास। कौन था? ईसरदास। तो जहाँ पे फरीदाबाद बसाया गया है, मतलब फरीदाबाद शहर को बसाया गया था 1607 में, तो 1607 से पहले ही जो ईसर यहाँ पे एक गांव था और उसी गांव में ईसरदास रहता था। और ईसरदास जो परिचित साहित्यकार हैं, ईसरदास ने 3 जो पुस्तकें लिखी थी। ठीक है, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अंगद पेजा जो पुस्तक है इसके लेखक कौन थे? तो लेखक की जब बात आ जाए तो ईसरदास, साहित्यकार ईसरदास है। या भरत विलाप की बात आ जाए या सत्यावती कथा की बात आ जाए तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इन तीनों पुस्तकों की जो रचना की है, जो लेखक हैं वो कौन है? वो आपके हो जाएंगे ईसरदास। ठीक है, ईसरदास। उसके अलावा हम बात करें सूरदास। देखिए सूरदास को आप सभी जानते हैं। और सूरदास का जो जन्म हुआ था वो जन्म स्थान भी कहाँ पे? वो फरीदाबाद के अंदर है। ठीक है, फरीदाबाद में एक गांव है सीही गांव। ठीक है, और इसी सीही गांव के अंदर क्या हुआ था? सूरदास जी का जन्म हुआ था। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सूरदास का जन्म कहाँ पे हुआ था? सूरदास का जन्म सीही गांव में हुआ था। सीही गांव कहाँ पे है? फरीदाबाद के अंदर है। तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूरदास जी का जन्म हरियाणा के कौन से जिले में हुआ, तो आपको सीधा लगा देना है, टिक कर देना है, स्टार लगा लीजिए, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, नोट कर लीजिए, बार बार बोलूंगा, ये फरीदाबाद के अंदर है। ठीक है, सीही गांव कहाँ पे? फरीदाबाद के अंदर है। ठीक है, तो फरीदाबाद, तो इसी सीही गांव में सूरदास जी का जन्म हुआ था। चलिए आगे चलते हैं।
अब बात करते हैं हम फरीदाबाद के विश्वविद्यालयों की बात करते हैं। देखिए फरीदाबाद में मेनली एक ही विश्वविद्यालय है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। वो कौन सा है? वो आपका हो जाएगा मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है। जो मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, जब हम मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो पहली बात तो यही आप याद रख लीजिएगा कि ये फरीदाबाद के अंदर है, ठीक है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है, जो ये मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो है, इससे पहले जो इसका नाम था वो था मानव रचना शिक्षण संस्थान, ठीक है। क्या था? मानव रचना, ये मैं आपको लिख देता हूं, मानव रचना शिक्षण संस्थान, ठीक है। अब मानव रचना शिक्षण संस्थान जो था, ये मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला नाम था, ठीक है, शिक्षण संस्थान, ये आपका हो गया। अब जो ये मानव रचना शिक्षण संस्थान जो फरीदाबाद के अंदर था, इसका नाम कब चेंज किया गया? इसका नाम 2008 में चेंज कर दिया गया। 2008 में चेंज करने के बाद क्या कर दिया गया? मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कर दिया गया। काफी फेमस भी है। और किसके द्वारा किया गया था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। देखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, मानव संसाधन, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि सही से दिखाई दे देगा। ये आपका हो गया कलर चेंज, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय से क्या हो गया? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा 2008 में क्या कर दिया गया? अक्टूबर 2008 है, ठीक है, अक्टूबर 2008 में जो मानव रचना शिक्षण संस्थान जो फरीदाबाद के अंदर था, इसका नाम बदलकर मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कर दिया। काफी फेमस है, कई बार पूछा भी गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ये आपका पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं पर्यटन स्थलों की बात करते हैं। फरीदाबाद के अंदर पर्यटन स्थल हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो पर्यटन स्थलों की हम बात करते हैं तो सूरज कुंड की जब हम बात करते हैं, सूरज कुंड का मेला, ये जो कि फरवरी में लगता है, आपको पता है, ठीक है। तो सूरज कुंड का मेला कहाँ पर है? सूरज कुंड का मेला कहाँ पे लगता है? फरीदाबाद के अंदर लगता है। पहली बात तो यही पता आपको होनी चाहिए। सूरज कुंड कहाँ पे है? ये भी फरीदाबाद के अंदर है, ये पता होना चाहिए। अब जब हम सूरज कुंड की बात करते हैं तो सूरज कुंड का निर्माण किसने करवाया? देखिए सूरज कुंड की जब भी बात कभी भी आए तो तोमर वंश पे आप लोगों को जाना है, ठीक है, तोमर वंश। देखिए ये सभी आपको पता होगा कि सूरजपाल ने सूरज कुंड का निर्माण किया, सूरज कुंड का निर्माण करवाया है। लेकिन सूरजपाल जो है, सूरजपाल जो शासक है वो कौन से वंश का शासक था, कौन से वंश का राजा था, ये बहुत कम लोग जानते हैं। और क्वेश्चन ऐसा ही पूछेगा एसएससी, कभी भी पूछेगा तो ज्यादातर घुमा के ही पूछता है, थोड़ा हटके, क्योंकि कंपटीशन भी ज्यादा चल रहा है, तो उस हिसाब से जो समिति बैठती है वो अपने क्वेश्चंस रेडी करती है। तो अब क्वेश्चन पूछ लेगा कि सूरज कुंड का निर्माण करवाने वाला राजा जिसका नाम क्या है? सूरजपाल है, कौन से वंश से संबंधित थे? तो आपको चयन उसका क्या करना है? तोमर वंश। तो तोमर वंश से संबंधित थे। किसका? तोमर वंश का संबंध किससे था? सूरजपाल से था। और राजा सूरजपाल ने सूरज कुंड का निर्माण करवाया। और सूरज कुंड का मेला कब लगता है? सूरज कुंड का मेला फरवरी के महीने में लगता है, ठीक है। कब लगता है? फरवरी के महीने में लगता है। और ये कहाँ पे लगता है? फरीदाबाद के अंदर लगता है। देखिए फरवरी फरीदाबाद के अंदर सूरज कुंड का मेला लगता है। तोमर वंश के राजा थे कौन? सूरजपाल थे। सूरजपाल ने सूरज कुंड का निर्माण करवाया था। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सूरज कुंड के बाद जब हम बात करते हैं बड़खल झील की हम बात करें, काफी फेमस है बड़खल झील भी, फरीदाबाद के अंदर है। ये कहाँ पे है? फरीदाबाद के अंदर है। और इसका जो बड़खल झील की जो हम बात करते हैं, सबसे खास बात ये है कि ये जो झील है बड़खल झील, ये बड़खल झील जो है, ये पहली बात तो ये प्राकृतिक झील नहीं है। देखिए जो सुन रहे हो सही सुन रहे हो, ये प्राकृतिक झील नहीं है, ये मानव निर्मित झील है, ठीक है। मानव निर्मित झील कैसे है? तो मानव निर्मित अगर है तो फिर इसका पता भी होना चाहिए कब निर्मित हुई थी, कहाँ हुई थी, कैसे है, ठीक है, क्या प्रोसेस रहा है। तो पहली बात तो ये प्राकृतिक नहीं है, मानव निर्मित है। बड़खल झील जो है मानव निर्मित है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात ये निर्माण इसका कब हुआ, ठीक है, 1947 की जब हम बात करेंगे तो 1947 में क्या हुआ था? एक सिंचाई परियोजना स्टार्ट की गई थी, सिंचाई परियोजना आरंभ हुई थी हरियाणा में। और इसी सिंचाई परियोजना के तहत क्या हुआ था? सिंचाई परियोजना के तहत इस बड़खल झील का निर्माण हुआ फरीदाबाद के अंदर। कहाँ पे हुआ? फरीदाबाद के अंदर हुआ, ठीक है। तो बड़खल झील पहली बात कहाँ पे हो जाएगी? फरीदाबाद के अंदर हो जाएगी। इसका निर्माण कब हुआ? 1947 में हुआ, ठीक है। किसके द्वारा हुआ? सिंचाई परियोजना के द्वारा हुआ, ठीक है। और इसकी एक खास बात यह है कि इस बड़खल झील पर 6445, देखिए 6445, ये आपको पता होनी चाहिए, 6445 मीटर लंबा, ठीक है, और 6 मीटर चौड़ा,
ठीक है। तो 6445 मीटर तो लंबा है, ठीक है, और 6 मीटर आपका चौड़ा हो जाएगा, यहाँ पे मीटर कर दीजिएगा, और 6 मीटर आपका क्या हो जाएगा, 6 मीटर आपका चौड़ा हो जाएगा। एक बांध है, ठीक है, तो बड़कल झील पर एक बांध है जिसकी लंबाई कितनी है, लंबाई 6445 है, और चौड़ाई की हम बात करेंगे तो 6 मीटर चौड़ाई है। इसका मतलब इस बड़कल झील का जो मतलब जो निर्माण करने का जो उद्देश्य था वो यही था कि जो मतलब भूमि कटाव जो है उसको रोका जा सके, और भूमि कटाव को रोकने के लिए ही 1947 में वो सिंचाई परियोजना चलाई गई थी, यानी आरंभ की गई थी, और उसी सिंचाई परियोजना के तहत क्या हुआ था, बड़कल झील का निर्माण हुआ था 1947 में। चलिए आगे चलते हैं, अगली स्लाइड हम अगले पर्यटन स्थल की बात करते हैं, अरावली का गोल्फ मैदान। जब हम अरावली के गोल्फ मैदान की बात करते हैं तो पहली बात ये कहाँ पे हो जाएगा, फरीदाबाद के अंदर हो जाएगा, याद रखिएगा, अरावली गोल्फ मैदान। तो अरावली गोल्फ मैदान जो है कहाँ पर है, फरीदाबाद के अंदर है। और अरावली गोल्फ मैदान महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो इसका डिजाइन किया था ना, अरावली गोल्फ मैदान का जो डिजाइन किया था, डिजाइन किसने किया था, अमेरिका के जो डिजाइन जो किया था अमेरिका के एक डिजाइनर थे, उस डिजाइनर का नाम था स्टीफन के, क्या था, अमेरिका के डिजाइनर, अमेरिका के एक डिजाइनर थे, उस डिजाइनर का नाम क्या था, उस डिजाइनर का नाम था स्टीफन के, क्या था, स्टीफन के। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो फरीदाबाद के अंदर जो है अरावली का गोल्फ मैदान, इस अरावली का गोल्फ मैदान को डिजाइन किसने किया, डिजाइन किया था स्टीफन के ने। और स्टीफन के कहाँ का था, ये अमेरिका का था, अमेरिका का एक डिजाइनर था, कौन, स्टीफन के। और स्टीफन के ने ही क्या किया, अरावली गोल्फ मैदान को डिजाइन किया था, जो कि फरीदाबाद के अंदर है। आगे चलते हैं, ख्वाजा की सराय की हम बात करते हैं, तो ख्वाजा की सराय कहाँ पे, ख्वाजा की सराय भी आपकी फरीदाबाद के अंदर है, ठीक है। तो उसके अलावा राजा नाहर सिंह की हवेली की हम बात करेंगे। देखिए राजा नाहर सिंह की हवेली ये कहाँ पे पड़ेगी आपकी, ये भी फरीदाबाद के अंदर पड़ेगी। फरीदाबाद में जो एक फरीदाबाद की तहसील मैंने अभी आपको बताई थी, क्या बताई थी, बल्लभगढ़ बताई थी, ठीक है। तो बल्लभगढ़ में ये आपका पड़ेगा राजा नाहर सिंह की हवेली। अब राजा नाहर सिंह की हवेली की हम एक बात आपको बता देते हैं, ये जो राजा नाहर सिंह की हवेली है ना, जो ये मतलब एक प्राचीर के अंदर है, मतलब एक किले के अंदर है। देखिए मान लीजिए जैसे ये मान लीजिए एक किला है, और इसके अंदर क्या है, ये राजा नाहर सिंह की हवेली थी। अब जो ये राजा नाहर सिंह की जो हवेली है, मतलब जिस प्राचीर के अंदर है या फिर जिस किले के अंदर है, ठीक है, ये किला किसने मतलब बनवाया था, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जिस किले के अंदर राजा नाहर सिंह की हवेली है, उस किले का निर्माण किसने करवाया था। तो जब हम इस किले के निर्माण की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम किसका आता है, राजा बल्लू का आता है, ठीक है। तो राजा बल्लू ने क्या करवाया था, इस प्राचीन का निर्माण करवाया था। नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राजा बल्लू। तो राजा बल्लू ने क्या करवाया, राजा बल्लू ने इस प्राचीन का जो प्राचीर जो थी, जो कि राजा नाहर सिंह की हवेली जिस प्राचीर से घुरी हुई है, उस प्राचीर का निर्माण किसने करवाया, राजू बल्लू ने करवाया। और राजू बल्लू ने जब इसका निर्माण शुरू करवाया तो अब प्राचीर हो रही थी, एक बड़े किले का निर्माण हो रहा था, तो लंबा टाइम लग गया, समय लग गया। तो इस प्राचीन को, ये जो प्राचीर जो थी, ये जो किला जो था, इसका निर्मित होने से पहले ही जो राजा बल्लू था, उस राजा बल्लू की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब राजू बल्लू की हो गई मृत्यु। अब जो ये प्राचीर जो थी ये रह गई अधूरी, मतलब ये पूरी कंप्लीट इसका काम नहीं हो पाया था, ये अधूरी रह गई। तो फिर इसको पूरा किसने करवाया, ठीक है। तो जब राजा बल्लू की मृत्यु होने के बाद इसको जो पूरा करवाने का काम किया था, वो राजा बल्लू के पुत्र थे किशन सिंह, ठीक है। कौन थे, राजा बल्लू के पुत्र थे किशन सिंह। किशन सिंह ने इस प्राचीर को, इस किले को पूरा करवाया, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई जिस मतलब जो राजा नाहर सिंह की हवेली है बल्लभगढ़ के अंदर है, बल्लभगढ़ जो कि फरीदाबाद की तहसील है, फरीदाबाद जिले में पड़ता है बल्लभगढ़। और ये जो किशन सिंह जो है, ये किशन सिंह क्या है, ये राजा बल्लू का पुत्र है। राजा बल्लू कौन था, राजा बल्लू ने जो ये राजा नाहर सिंह की हवेली है, इसके चारों, जिस किले से चारों तरफ से घिरी हुई है, उस किले का निर्माण का जो कार्य आरंभ किया था वो राजा बल्लू ने किया था। और वो कार्य जैसे ही चल रहा था, तो चलते समय में ही मतलब अधूरे काम में मृत्यु हो जाती है, तो फिर काम को पूरा कौन करवाता है, राजा बल्लू का जो पुत्र था किशन सिंह, तो किशन सिंह इस किले को पूरा करवाया था। आगे चलते हैं, सूरदास के जन्मस्थली की बात करते हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, फरीदाबाद के अंदर एक गांव है सीही गांव। इसी सीही गांव के अंदर क्या हुआ था, सूरदास जी का जन्म हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं, धोज झील की हम बात करते, देखिए दाऊ जी मंदिर की बात करते हैं।
ये दाऊजी मंदिर आपका कहाँ पड़ेगा, ये दाऊजी मंदिर आपका पड़ेगा फरीदाबाद के अंदर। और फरीदाबाद में आपका कहाँ पड़ेगा, दाऊजी का मंदिर आपका फरीदाबाद में पड़ेगा। ये जब आप जाओगे बंचारी ग्राम आपने सुना होगा, ठीक है, जो पलवल मेवात बल्लभगढ़ के आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी इस गांव को जानते हैं, ठीक है, तो मैं भी इसको जानता हूँ। बंचारी ग्राम जो है, इस बंचारी ग्राम में क्या है, इस बंचारी ग्राम में ही दाऊजी का मंदिर है, ठीक है। तो अब हम दाऊजी का मंदिर जो है ये बंचारी ग्राम में है। और इस जो दाऊजी के मंदिर की खास बात क्या है, खास बात ये है कि श्री कृष्ण का जो भाई था, श्री कृष्ण का भाई, श्री कृष्ण की हम बात करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की, ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण का भाई था बलराम, ठीक है, कौन था, बलराम। तो बलराम की याद में श्री कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम की याद में इस दाऊजी के मंदिर का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। और ये जो दाऊजी का मंदिर है ये बंचारी ग्राम के अंदर है, ठीक है, तो ये फरीदाबाद वाले एरिया में आएगा। उसके अलावा हम बात करें तो ध्वज की अगर बात करें, देखिए वैसे ये पलवल जिले में पड़ता है बंचारी ग्राम तो वर्तमान टाइम में, तो लेकिन जब हम पर्यटन स्थल की बात करें तो जो मतलब विकिपीडिया जो दिखा रहा है उसके अकॉर्डिंग भी चलना होता है। और उसके दूसरी बात, हम जो कि ज़्यादातर जो बुक्स हैं, क्योंकि हम जो भी कंटेंट रेडी करते हैं ना वो उसके लिए बहुत सारा विश्लेषण करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक जगह से टॉपिक हम उठा लिए और उसके बारे में चर्चा करना शुरू कर दिए। हम बहुत सारे मतलब कई सारे, ये समझ लीजिएगा कि आप हम किसी भी कंटेंट को तैयार करने के लिए 4-5 जगह से सामग्री तैयार करते हैं, और सामग्री 4-5 जगह से तैयार करने के बाद में तब जाकर हम क्या करते हैं, तब जाकर हम वीडियो डालते हैं, मतलब पढ़ाना शुरू करते हैं, कहने का मतलब ये है। तो यही खास बात थी। अब ये जो है दाऊजी का जो मंदिर है बंचारी गांव में है, और जब हम पर्यटन स्थल के तौर पे इसको देखेंगे तो ये फरीदाबाद जिले के अंदर लगाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम ध्वज झील की बात करेंगे, तो ध्वज झील जो है ये भी आपका कहाँ पड़ जाएगा, ये भी फरीदाबाद जिले में पड़ जाएगा, ठीक है, कहाँ पड़ जाएगा, फरीदाबाद जिले में पड़ जाएगा। हालांकि जो ये ध्वज गाँव जो है ये आपका पड़ता है गुरुग्राम जिले के अंदर, ठीक है, तो मतलब जो पर्यटन स्थल है वो अपना उस हिसाब से देखा जाएगा। ध्वज जो झील है, ध्वज झील आपकी कहाँ पर है, ये फरीदाबाद के अंदर पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी आपको पता होनी चाहिए ये सारी चीज़ें। तो ध्वज झील अपना आप में बहुत मतलब महत्वपूर्ण है, बहुत ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो ध्वज झील जो पड़ती है ये सोना और फरीदाबाद वाला मार्ग पे पड़ती है। जब आप जाते हैं तो यहीं पे क्या पड़ जाएगा, ये ध्वज जो गांव है ये फरीदाबाद में पड़ता है, और फरीदाबाद में कौन सी पड़ जाएगी आपकी, ध्वज झील पड़ जाएगी। तो ये था आज आपके सामने जो फरीदाबाद का जो जिला दर्शन था, ठीक है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने सभी आपको क्लियर करवाए, बता दिए। और फिर से हम यहाँ पे एक जल्दी सी क्विक रिवीजन लेंगे ताकि आपके ये सारी चीज़ें फिर से दिमाग में बैठ जाए। हालांकि मैंने आपको बता ही तो दिया है। देखिए स्थापना की बात हम करेंगे तो स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1979 को हुई थी। कब हुई थी, 15 अगस्त 1979 को हुई थी, ठीक है। और ये मैं बता दिया हूँ। अब जब हम बात करते हैं 29 जून है आज, 29 जून 1979 को क्या हुआ था, 29 जून 1979 को जो हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे, हाल ही में उनकी मतलब मृत्यु भी हो गई थी, 2011 में मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो कौन थे, चौधरी भजनलाल। चौधरी भजनलाल की मृत्यु 2011 में हो गई। चौधरी भजनलाल पहली बार मतलब जब मुख्यमंत्री बने थे हरियाणा के वो 1979 में बने थे, 29 जून को, ठीक है। और 15 अगस्त 1979 को क्या हुआ है, हरियाणा का मतलब जो हरियाणा जो है हरियाणा का 12वां जिला के रूप में फरीदाबाद जिला बना। क्षेत्रफल की बात करेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो फरीदाबाद है वो हरियाणा का सबसे छोटा जिला है, और क्षेत्रफल कितना है, 741 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सर्वाधिक मतलब सबसे बड़ा जिला है, जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपका फरीदाबाद हो जाएगा, 18,09,733 जनसंख्या के साथ में। साक्षरता दर की हम बात करेंगे 81.70% है। लिंगानुपात की हम बात करेंगे, लिंगानुपात आपका है 873 है, ठीक है। और जब हम लिंगानुपात की बात करेंगे, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आपका मेवात हो जाएगा, जिसको आप नुहू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला भी आपका मेवात हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तहसील की हम बात करेंगे, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, उप तहसील मोहाना, तिगांव। जनसंख्या घनत्व 2442, जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी आपका क्या है, फरीदाबाद है, ठीक है। तो कितना है जनसंख्या घनत्व, 2442 है। ये सारी चीज़ें आपको याद हैं, बता चुका हूँ मैं। आगे चलते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, फरीदाबाद है, अभी बताया हूँ, ठीक है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपका कौन सा हो गया, फरीदाबाद हो गया। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हो गया, फरीदाबाद हो गया। यहाँ पे फिर से मैं आपको लिख देता हूँ, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला मतलब कितनी जनसंख्या, 18,09,733 है,
ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका कितना घनत्व है, 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला आपका फरीदाबाद है, ठीक है। सर्वाधिक उद्योगों वाला जिला आपका फरीदाबाद है। सर्वाधिक सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला आपका कौन सा है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला आपका फरीदाबाद है। कितना क्षेत्रफल है, 741 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें हरियाणा का न्यूनतम सड़कों की लंबाई वाला जिला कौन सा है, न्यूनतम सड़कों की लंबाई मतलब सबसे कम लंबी सड़कों वाला जिला कौन सा है हरियाणा का, ये आपका फरीदाबाद है। कितनी मतलब सड़कों की लंबाई कितनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 542 है, कितने 522 है, कितनी है 522 है, ठीक है, 522 किलोमीटर है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं है। उसके बाद हम बात करें हरियाणा में सबसे कम नगर वाला जिला कौन सा, ये भी आपका फरीदाबाद है, ये भी सही हो जाएगा। देखिए सबसे कम नगर वाला जिला कौन सा है, ये भी आपका फरीदाबाद है। और शहरीकरण वाला जिला, शहरीकरण और नगर वाले जिले में फर्क है। देखिए शहरीकरण सबसे ज्यादा किसके अंदर होता है, ये फरीदाबाद के अंदर होता है, ठीक है। शहरीकरण मतलब गांव से जो लोग शहर की ओर जाते हैं, प्रवास करते हैं, तो शहरीकरण भी कौन से जिले में होता है, ज्यादातर फरीदाबाद में होता है। और सबसे कम नगर भी किसके अंदर है, फरीदाबाद के अंदर है, ठीक है। मलिन बस्ती जनसंख्या वाला जो सर्वाधिक मलिन बस्ती जनसंख्या वाला जो जिला है वो भी आपका फरीदाबाद है। चलिए ये सारी चीजें आपका, चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद शहर की बात जब हम बसाने की बात करते हैं, सबसे पहले कब अस्तित्व में आता है, तो देखिए अस्तित्व में 1607 ईस्वी में शेख फरीद के द्वारा आता है। शेख फरीद जो आपका हो जाएगा, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, जहांगीर जो है, जहांगीर के मतलब कोषाध्यक्ष थे शेख फरीद, और शेख फरीद को बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। शेख फरीद ने क्या करवाया था, 1607 ईस्वी में फरीदाबाद शहर को बसाया था, ठीक है। जब हम और आगे बात करें 14वीं शताब्दी की बात करें, तो 14वीं शताब्दी में 1607 से पहले यहाँ पे 14वीं शताब्दी में एक परिचित साहित्यकार रहता था। यहाँ पे एक मतलब गाँव था उस समय में, उस टाइम में फरीदाबाद नहीं बसा था, तो उस गांव में रहता था ईसरदास नामक, ठीक है। ईसरदास कौन था, एक परिचित साहित्यकार है, और इसने 30 पुस्तक लिखी है, अंगद पेजा, भरत विलाप और सत्यावती कथा, ठीक है। उसके अलावा सिही गांव में सूरदास जी का जन्म हुआ है। सूरदास जी सिही गांव कहाँ पे है, फरीदाबाद के अंदर पड़ेगा, और सिही गांव के अंदर सूरदास जी का जन्म हुआ है। आगे चलते हैं, पर्यटन स्थलों की बात करें, सूरज कुंड का मेला फरवरी में लगता है। सूरज कुंड का कहाँ पे है, फरीदाबाद के अंदर है। किसने इसका निर्माण करवाया, तोमर वंश के शासक था। तोमर वंश का शासक कौन था, जल्दी बताइए फटाफट कमेंट्स बॉक्स में छापिए। तोमर वंश का शासक था सूरजमल, सूरजपाल, कौन था, सूरजपाल। तो सूरजपाल ने क्या करवाया था, सूरजपाल ने, मैं यहाँ पे सही से लिख देता हूँ, सूरजपाल ने क्या करवाया था, सूरजपाल ने, तोमर वंश के राजा सूरजपाल ने सूरज कुंड का निर्माण करवाया था। और सूरज कुंड का मेला भी लगता है फरवरी माह में। और बड़खल झील की हम बात करें तो बड़खल झील भी आपकी फरीदाबाद में है, जो कि 1947 में सिंचाई परियोजना के तहत निर्मित की गई थी। ये एक मानव निर्मित परियोजना है, वो मानव निर्मित झील है, ठीक है। और इसकी खास बात यह है कि इस झील पर जब हम बात करते हैं तो इस पे एक बांध भी बना हुआ है, ठीक है, इस झील पर, बड़खल झील पर। और बहुत महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, लोग बाग बहुत आते जाते हैं, कभी आप भी जाइएगा अगर टाइम मिले तो घूमने फिरने, ठीक है। अरावली पर्वत की हम बात करेंगे, गोल्फ मैदान की। तो अरावली पर्वत का जो गोल्फ मैदान है, ये भी कहाँ पे, ये भी फरीदाबाद में है, जो कि अमेरिका के डिजाइनर स्टीफन के ने इसको डिजाइन किया था। ये मैं आपको बता चुका हूँ किसने डिजाइन किया था अरावली के गोल्फ मैदान को, अमेरिका के डिजाइनर स्टीफन के ने डिजाइन किया था। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ख्वाजा की सराय भी आपकी फरीदाबाद के अंदर है, ठीक है। राजा नाहर सिंह की हवेली कहाँ पे, फरीदाबाद के अंदर है। राजा नाहर सिंह की हवेली एक किले से घिरी हुई है। जिस किले से घिरी हुई है, इसका निर्माण कौन से राजा ने करवाया था, राजू बल्लू ने करवाया था। राजू बल्लू जब मृत्यु हो जाती है बीच में, फिर जब किला जो अधूरा था, इस किले को पूरा कौन करवाता है, राजू बल्लू का एक पुत्र था किशन सिंह क्या करवाते हैं, इस किले का पूरा करवाते हैं, ठीक है, किले को पूरा निर्मित करवाते हैं। फिर उसके कुछ समय बाद क्या हो जाता है, इस किले के अंदर मतलब राजा नाहर सिंह की हवेली जो है, राजा नाहर सिंह की हवेली का निर्माण हो जाता है। सूरदास जी के जन्म स्थल की बात हम करेंगे, फरीदाबाद के अंदर एक सिही गांव है, सिही गांव में सूरदास जी का जन्म हुआ था। दाऊ जी का मंदिर बंचारी ग्राम में है। बंचारी ग्राम वर्तमान टाइम में कौन से जिले में, पलवल जिले में आपका पड़ेगा बंचारी ग्राम, ठीक है। जब हम पर्यटन स्थल के बेस पे देखेंगे तो ये ज़्यादातर विकिपीडिया, और मैं इसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, विकिपीडिया हो जाएगा आपका, ठीक है। और भी बहुत सारी वेबसाइट, और उसके साथ में मेरे पास बुक्स भी हैं, 3 बुक्स हैं, और तीनों बुक्स में मैंने देखा है तो यही दिखा रहा है फरीदाबाद के अंदर दाऊ जी का मंदिर, ठीक है। तो दाऊ जी का मंदिर कभी भी आए तो बंचारी ग्राम में है, लेकिन जब पर्यटन स्थल किया जा रहा है तो कौन से जिले में लगाया जा रहा है, फरीदाबाद जिले में लगाया जा रहा है। धोज झील की हम बात करेंगे, ये भी आपकी फरीदाबाद जिले में पड़ती है, ठीक है। धोज झील कहाँ पे पड़ती है, फरीदाबाद जिले में पड़ती है। और धोज जो गाँव है ये आपका कहाँ पड़ता है, फरीदाबाद जिले में पड़ता है। आशा करता हूँ कि जो आपकी जो ये क्लास है बहुत महत्वपूर्ण है और समझ में भी आपके आ गई है, और जो हरियाणा का जो जिला दर्शन है वो आपको बहुत मतलब अच्छे से
बहुत कुछ सिखा रहा है, बहुत कुछ सिखा रहा है। हरियाणा जीके का निचोड़ जो है वो निचोड़ आपका बेसिक जो है, बेस जो है हरियाणा जीके का, वो बेसिक निचोड़ जो है वो आपको हरियाणा जीके का जिला दर्शन दे देगा। हमने जिला दर्शन पर बात कर ली है, फरीदाबाद, यमुनानगर, पानीपत, फतेहाबाद। कल हम बात करेंगे अगले टॉपिक पर, जो कि अगला जिला होगा वो हमारा होगा भिवानी। तो आप कल के लिए तैयार रहिए, कल भिवानी की बात करेंगे। और भिवानी को जो कि भारत का क्यूबा के नाम से भी जाना जाता है, भिवानी को भारत के क्यूबा पर कल हम बात करने वाले हैं। जुड़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है, कमेंट करिएगा। और कोई भी अगर क्वेश्चन अगर आपका है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, ठीक है। लाइक जरूर कीजिएगा। और आप हम लोग हमको ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोगों को सबको दिल से शुक्रिया कि आप हम लोगों को इतना सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो यहीं पे क्लास का आज एंड कर देते हैं, क्योंकि लगभग जो फरीदाबाद से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे वो मैंने सारे आसपास के सारे बता दिए हैं, ठीक है। अब हम कल भिवानी पर बात करेंगे, भारत के क्यूबा पर बात करेंगे। तो यहीं पे हम इस क्लास का एंड करते हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इसके अलावा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा, हरियाणा जीके की क्लासेज चल रही हैं, ये जिला दर्शन है। इसके अलावा हरियाणा के प्रमुख व्यक्तियों की सीरीज है, हरियाणा जीके की क्लासेज अलग चल रही हैं, जिसमें इतिहास, प्रशासनिक स्ट्रक्चर, भौगोलिक स्ट्रक्चर, ये सारा कुछ हरियाणा के बारे में बताया जा रहा है। उसके अलावा इंडियन जीके की हम बात करें, इंडियन जीके की क्लासेज आपको माइंडेड स्टडी 22 पर मिलेंगी। अगर आप चैनल पर विजिट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो सभी क्लासेज का आनंद ले सकते हो। उसके अलावा डेली हरियाणा करंट अफेयर्स प्लस इंडियन करंट अफेयर्स, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं केवल हरियाणा ही करंट अफेयर्स है, मतलब कहने का मतलब ये है रोजाना जो करंट अफेयर्स है, जो HSSC या फिर कोई भी हरियाणा के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो जरूरी या जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस बनते हैं, उनको हम रोजाना आपको 6:30 बजे लाइव क्लास होती है, वहाँ पर आप इस करंट अफेयर्स वाली क्लास का आनंद ले सकते हो, ठीक है। तो हरियाणा प्लस इंडियन करंट अफेयर्स जो है वो सुबह 6:30 बजे क्लास होती है लाइव। और उसके अलावा हिंदी कंप्यूटर कोर्स की अगर बात करें, हिंदी कोर्स की अगर बात करें, हिंदी कोर्स भी कम्प्लीटली कवर कराया जा रहा है और कंप्यूटर कोर्स भी कम्प्लीटली कवर कराया जा रहा है, ठीक है। इन सारी जो जितने भी मैंने यहाँ पे बताया, सारी की क्लासेस कंटिन्यू तौर पर चल रही हैं। अगर आप जुड़ते हैं और इन सारी क्लासेस का आनंद लेना चाहते हैं तो सब्सक्राइब फटाफट कर दीजिए बिना किसी सोचे समझे, और विजिट कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे कि हाँ जो कुछ हम बता रहे हैं, जो कुछ आपको पढ़ा रहे हैं, वो आपके लिए ज़रूरत है, आपकी नीड है, ठीक है, आपके माँ बाप के सपनों को पूरा करने में कुछ थोड़ा बहुत मददगार साबित हो सकती है, तो आप ज़रूर इन क्लासेस को अटेंड करें। वरना आपकी इच्छा, ठीक है, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी वैसी जैसी आपकी इच्छा, बाकी हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो यहीं पे क्लास का एंड करता हूँ। आप सबका लास्ट तक बने रहने के लिए, अंत तक हमारे साथ में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। और मिलते हैं फिर हम कल सुबह 6:30 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स और इंडियन करंट अफेयर्स के साथ में। धन्यवाद।